हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। जैसे कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम जो मध्यकाल था उसमें भारत में जो महिलाओं की स्थिति थी उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, और जातियाँ जो थी और सुधार उनमें सुधार आंदोलन जो शुरू हुए उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो लड़कियां स्कूल जाने लगी, मतलब जब पहली बार भारत में लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू करा, उस बात का हम अध्ययन करेंगे। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। मतलब जब लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू करा तो वो सबसे पहले कलकत्ता में जैसे कुछ सुधारक हुए, कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने भी लड़कियों के लिए क्या करे, स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य जब ये स्कूल खोले गए तो लोग इनसे डरने लगे, स्कूलों से डरने लगे कि अब ये जो स्कूल हैं, लड़कियां अब स्कूलों में जाएंगी तो घर के कामकाजों से वो बच जाएंगे, वो घर के कामकाज नहीं करा करेंगे। और जब स्कूल जाया करती थी तो लड़कियों ने सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों से गुजर कर जाना पड़ता था, किसी बाजार से या किसी चौपाल के पास से। तो ऐसे लोग मानते थे कि यहाँ से जब सार्वजनिक स्थानों से लड़कियाँ स्कूल जाएंगी तो वो बिगड़ जाएंगे, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। और जो ज़्यादा थोड़े उदार हुए तो उन्होंने क्या करा, अपने घर में ही लड़कियों को पढ़ाना शुरू करवाया। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए ही खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। कुछ ऐसी भी महिलाएं हुई जिन्होंने बिना किसी दूसरे की सहायता से खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तिका में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? राजसुंदरी देवी जो थी पश्चिम बंगाल की थी, और इन्होंने खुद ही घर में खुद से ही पढ़ाई करी, और इन्होंने अपनी आत्मकथा जब लिखी उसका नाम था अमर जीवन, मतलब मेरा जीवन। उसमें इन्होंने बताया कि ये किस तरह चोरी चोरी छुपके से पढ़ा करते थे। वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए के टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। 19वीं सदी के आखिर में क्या होता है कि पंजाब में आर्य समाज स्कूल खोलना शुरू करता है, और मुंबई में ज्योतिराव फूले लड़कियों के लिए स्कूल खोलते हैं जिसमें लड़कियां आकर पढ़ सकती थी। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी थी। जो उत्तर भारत में कुलीन परिवार था, कुलीन यानी समाज का उच्च वर्ग जो था, उनकी जो लड़कियां महिलाएं थी वो अरबी भाषा में कुरान शरीफ होती है उसको पढ़ना लिखना अब वो सीखने लगी थी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षाएं रखी जाती थी, मतलब शिक्षिकाएं रखी जाती थी। वो जो महिलाएं थी उन्हें घर पर पढ़ाने के लिए औरतें आया करती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में भी पढ़ें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। कब लिखेंगी? जब वो शिक्षित हो जाएंगी जब तो लिखेंगी। अब स्कूल जाने के बाद जब वे शिक्षित होने लगी तो उन्होंने लिखना भी शुरू करा। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की।
जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वे रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। बेगम रुकैया सखावत जो थी रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी, और इन्होंने क्या करा, पटना और कलकत्ता में मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोले थे। इनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। बेगम रुकैया सखावत का यह मानना था कि प्रत्येक धर्म जो है उसके धार्मिक जो नेता हैं उन्होंने ही औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षक बन गई थी। जब 1880 का दशक आया तो क्या हुआ, भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश लेने लगी। कुछ ऐसी भी महिलाएं हुई जो शिक्षक और चिकित्सक भी बन चुकी थी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार भी प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलनात्मक नाम से किताब प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की। मतलब ताराबाई शिंदे कौन थी? ये ऐसी समाज सुधारक महिला थी जिन्होंने घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की, और फिर इन्होंने शिक्षा जब प्राप्त करी उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। ये इनकी पुस्तक जब प्रकाशित हुई तो इस पुस्तक में महिला और पुरुषों के बीच जो सामाजिक फर्क थे उसकी आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। ताराबाई शिंदे जो थी, पंडिता रमाबाई, ये एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महिला थी, समाज सुधारक थी। इन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल भी खोला था और इन्होंने एक किताब लिखी थी। इनका मानना था कि हिंदू धर्म जो है महिलाओं का दमन करता है। इन्होंने एक किताब लिखी जिसमें बताया गया था कि उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा कैसी है, जिसमें इन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ क्या होता था कि ससुराल जो अत्याचार करता था महिलाओं को, वहाँ उन्हें पनाह मिल दी जाती थी और ऐसे काम सिखाए जाते थे जिससे वे अपना जीवन का गुजर बसर कर सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ऐसे प्रमुख नेता हुए जिन्होंने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का पुरजोर आह्वान किया कि इन्हें स्वतंत्रता और ज़्यादा और समानता मिलनी चाहिए। परंतु और इन्होंने ये भी बताया कि आज़ाद होने के बाद महिला और पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, परंतु जब तक भारत आज़ाद नहीं होता उस दौरान इनको अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।